हेलो साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए इसी आशा के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड के लिए पाठ 13 है। इस पाठ का नाम शिक्षा है और यह शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इसके जो लेखक है जे कृष्णमूर्ति है। कौन है? जे कृष्णमूर्ति। आज का सेशन ऐसा सेशन है जो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर मानव के जीवन में जरूरी है। अगर शिक्षा आज के दौर में जो व्यक्ति नहीं लेता है, मानो उसका जीवन अधूरा है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा हो जाता है। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय कर लेंगे। लेखक का नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति। क्या है? जे कृष्णमूर्ति। और इनके द्वारा शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, ये सारी चीज हम लोग आज की सेशन में पढ़ेंगे। सेशन को लाइक करते चलिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जे कृष्णमूर्ति के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए इनका जन्म, यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है। इनका जन्म 12 मई 1985 को हुआ था। 12 मई 1985 को। किसका? जे कृष्णमूर्ति का। राइट। इनका निधन जो है, इनका निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ, यानी कहाँ हुआ था? ओजई, जो कैलिफोर्निया में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर इनका जन्म 12 मई 1985 को, इनका निधन 17 फरवरी 1986 को। क्लियर? चलिए इनका जो निधन स्थान है, जहां पे मृत्यु हुआ था, ओजई है, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। क्लियर? आगे देखिए इनका पूरा नाम, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इनका जन्म स्थान मदनपल्ली, मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान बताएंगे आप सभी, कहाँ है जन्म स्थान? मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनके माता का नाम संजीवामा। याद रखिएगा, माता का नाम संजीवामा एवं पिताजी का नाम नारायणा सिंह था। सॉरी, नारायणा जिद्दू था। क्या था? नारायणा जिद्दू। जे कृष्णमूर्ति के माता का नाम संजीवामा, इनके पिता का नाम नारायणा जिद्दू। ये रहा पाठ परिचय, यानी पाठ परिचय से पहले लेखक परिचय। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इनके द्वारा जो लिखा गया है शिक्षा, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के जमाने में शिक्षा हर किसी को चाहिए। अगर आपके जीवन में शिक्षा नहीं है तो मानो आप अधूरा हो। शिक्षा के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक कोने में पड़े रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपको अगर काम भी मिलता है तो लेबर क्लास का काम मिलेगा, अगर आपके जीवन में शिक्षा नहीं है तो। देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमें जॉब ही प्राप्त करना है, नौकरी ही प्राप्त करना है। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप अपने परिवार को सही ढंग से चला पाएंगे। जिस परिवार का मुखिया पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह परिवार को सही ढंग से चला नहीं पाता। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो शिक्षा हर मानव के जीवन में जरूरी बन जाता है, जरूरी हो जाता है। बिना शिक्षा का मानव जीवन अधूरा हो जाता है। चलिए अब जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है हम लोग
जानते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि शिक्षा पाठ का सारांश लिखिए तो आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब इनके द्वारा जो पाठ में दिया गया है वो पढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। उन्नयन का मतलब विकास करती है। जिस मानव के जीवन में शिक्षा होता है ना, उसका विकास बड़ी तेजी से होता है ना। अगर शिक्षा नहीं है तो उसका विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं है क्या करना है, आगे क्या क्या, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे आगे जीवन में बढ़ना है, उसको पता नहीं रहता है। जो भी चीज मार्केट में बिकता है उस पर लिखा हुआ जो शब्द होता है, सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, हिंदी या इंग्लिश में होता है। और जो मानव पढ़ा लिखा नहीं होता है वह उस चीज को उपयोग सही से नहीं कर पाता। क्लियर? तो यहां कह रहा है, यह जो पाठ जो कह रहा है कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, मनुष्य का विकास करती है। मनुष्य के जीवन में विकास का एक क्रम होता है शिक्षा। बात समझ में आ रही है? लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। वह जीवन के सत्य, जीवन जीने के तरीकों में मदद करती है। देखिए, जीवन में क्या सच्चाई होती है, जीवन के जीने का क्या तरीका होता है, उसमें मदद करता है कौन? शिक्षा। शिक्षा होना चाहिए आपके जीवन में। बहुत बच्चे पढ़ने से कतराते हैं, अभी ना कतरा रहे हैं, लेकिन जब आगे चलकर जब आपको जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आप परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे काश मैं भी सही से पढ़ा होता। तो समय बीत जाने पर कुछ नहीं होगा, इसलिए आपका फर्ज है अभी से अच्छी तरह से पढ़ाई करते चलिए, आपको जॉब निश्चित मिलेगा। आगे देखिए, इस संदर्भ में तर्क देते हुए वे बताते हैं, वे का मतलब जे कृष्णमूर्ति, कि शिक्षक हो या विद्यार्थी उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं है कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। और यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, उन्हें यह पूछने का हक नहीं है कि किसी से हक नहीं बनता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षित होना सबको जरूरी है। आप शिक्षित होते हैं तो आपका परिवार शिक्षित होता है, आपका समाज शिक्षित होता है, आपका स्टेट शिक्षित होता है, राज्य के बाद आपका देश शिक्षित। और एक एक परिवार अपना जिम्मा उठा ले शिक्षित होने का, पूरा देश क्या हो जाएगा? शिक्षित होने के मामले में आगे हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं है कि क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, यह आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। देखिए, हमें जो दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेखक क्या बताते हैं? पक्षी हो गया, फूल हो गया, वैभवशाली वृक्ष हो गया, आसमान हो गया, सितारे हो गया, मत्स्य मतलब मछली, ये सब है ना हमारे एक जीवन का अंग है, हमारे जीवन का अंग है ना। प्रत्येक जीव जो है ना एक दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, आश्रित। लेखक यहां बताने का प्रयास कर रहे हैं ये सब हमारा क्या है? जीवन है। क्या है? जीवन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां पर लेखक बता रहे हैं, देखिए आगे लेखक क्या बतला रहे हैं? जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन जो हमारा जीवन जो है, हमारा जो जीवन है समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। हमारा जीवन जो जब तक मानव जीवित रहता है वह संघर्ष करते रहता है ना जी। आपके पापा जी संघर्ष कर रहे हैं, अभी किसी न किसी क्षेत्र में कर रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हैं, है ना। तो ये सब सतत संघर्ष, सतत का मतलब लगातार संघर्ष आदमी करता रहता है। जीवन ध्यान है। जीवन क्या है? ध्यान है। उसके बाद देखिए जीवन धर्म भी है। जीवन जीते हैं, जीवन जी रहे हैं तो धर्म के साथ, अपने कर्तव्य के साथ जीवन जीना चाहिए, ताकि आप पर कोई उंगली उठा नहीं सके। क्लियर?
ऐसे आपको जीवन जीना है। जीवन गुड है, गुड जीवन मन की रस छत्र वस्तुएं वासनाएं भय सफलताएं चिताएं, ये सब क्या है? जीवन का एक अंग है। कभी मानव को डर लगता है, कभी मानव को सफलता मिलती है, कभी मानव को चिंता होती है। तो ये सब जो है मानव का एक अभिन्न अंग है। हमारे अंदर ये सब प्रवृत्तियां आती रहती है, इसे मानव को घबराना नहीं चाहिए। कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आती रहता है। समझ में आ रही है? आगे देखिए, शिक्षा इन सब का अनावर करती है, और जब मानव के जीवन में शिक्षा आ जाती है, मानव शिक्षित हो जाता है, तो ये सारी जो जो भय है, वासनाएं हैं, है ना, सफलताएं है, चिताएं हैं, जो आपके दिमाग में भय होता है, टेंशन होता है, वह शिक्षित होने के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे उसको इरेज कर देते हैं, अपने जीवन से समाप्त कर देते हैं। है कि नहीं है? आपके अंदर टेंशन है तो उस टेंशन को कैसे दूर किया जाए? अगर आप शिक्षित है तभी तो कर सकते हैं, नहीं शिक्षित है तो परेशान हो जाइएगा, क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे। आप शिक्षित होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, तो आपके जीवन में टेंशन आता है, चिंता होती है, तो आप सोचेंगे नहीं, इस चिंता को, इस टेंशन को इस माध्यम से दूर किया जा सकता। तो आप वहां पे ज्यादा अपने माइंड को टेंशन नहीं देंगे। लेकिन अनपढ़ रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप गलत कदम। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? देखिए क्या कार्य है कि संपूर्ण जीवन, पूरी जिंदगी, है ना, जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करता है। क्या? शिक्षा, कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, सयाना होते जाएंगे, तो आपके जीवन में अनुभव होता जाएगा। अनुभव जानते हैं, एक्सपीरियंस होता जाएगा कि हमने क्या किया तो क्या पाया। तो आप दूसरों को समझाएंगे कि भाई ऐसे आपको नहीं करना है, हमने ऐसा किया था तो इस तरह से ठीक नहीं हुआ। क्लियर? न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। देखिए यहां पे आ गया, हमने शुरू में ही बता दिया था कि शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि केवल आपको जॉब पाना है, नौकरी करना है। हमें ये मानसा बनाकर नहीं चलना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। हमें देखिए, हमें संपूर्ण जीवन समझने में मदद करता है कौन? शिक्षा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवसाय चलाने के लिए, कुछ नौकरी पाने के लिए ही पढ़ता है, उसको कोई दूसरा मतलब नहीं रहता है। नहीं, हमें शिक्षित होने का मतलब ये है कि हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को सही ढंग से चलाएं, उच्च स्तर पर अपने समाज को, अपने परिवार को ले जाए। जब मानव शिक्षित होगा तभी तो हो पाएगा। है कि नहीं? आगे देखिए, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर के लिए कुंठित हो जाता है। आगे यहां कह रहे हैं, जे कृष्णमूर्ति का कहना है कि हमें बचपन से ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां पे भय डर का वास नहीं हो। बहुत जगह ऐसा होता है, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहां पे बच्चे डर कर रहते है ना, वहां का माहौल अच्छा नहीं होता, उनके परिवार का माहौल अच्छा नहीं होता है, तो वैसे माहौल में बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षित नहीं हो। तो यहां पे कह रहे हैं क्योंकि व्यक्ति जीवन भर के लिए कुंठित हो जाता है, नहीं, यानी वो सही माहौल में नहीं रहने के कारण बेचारा हमेशा उसके अंदर भय सताता रहता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दब कर रह जाती है, उसकी जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, जो जिज्ञासु जानते हैं ना, किसी का जिज्ञासु का मतलब सीखने की लालसा, सीखने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं। तो जो सीखने की जो लालसा होगी उसके अंदर दब कर रह जाएगी, वो कुछ नहीं सीख पाएगा। अगर परिवार का माहौल अच्छा होता है तो बच्चे एक दूसरे से पूछ लेते हैं, अंकल बताइए क्या होगा, पापा जी बताए ये क्या होगा, आंटी जी बताए ये क्या होगा। लेकिन जब उस परिवार का माहौल सही नहीं रहेगा तो कोई एक दूसरे से पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। तो ऐसे वातावरण में बच्चे
दब कर रह जाते हैं, वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। ये सारी बातें किनके द्वारा बताई जा रही है? ये कृष्णमूर्ति के द्वारा, और ये सभी जो बातें हैं सत्य भी है। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं लेखक, मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं, मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थितियों में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं, ताकि आप सत्य की, वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सके। देखिए, मेधा शक्ति के बारे में बतला रहे हैं कि मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति न रहने के बजाय भी आप स्वतंत्रता से सोच सकते हैं, फ्री होकर सोच सकते हैं, सत्य की, वास्तविकता की जांच कर सकते हैं, परख कर सकते हैं, खोज सकते हैं। पूरा विश्व इस भय से सहमा हुआ है ना? पूरा विश्व इस भय से सहमा हुआ है, क्योंकि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। जो आज का दुनिया बना हुआ है, आज जो दुनिया चल रही है, वह सिपाही का, वकील का, और क्या चीज का? सैनिकों का दुनिया बना हुआ है। हम लोग बच्चे थे तो जैसे पुलिस वाले को देखते थे डर के भाग जाते थे घर में, कहीं पकड़ न ले। लेकिन हमें ऐसे भय के साथ नहीं जीना चाहिए। जब आप गलत नहीं करते हैं तो किसी डरने का क्या मतलब है कि नहीं? तो आज की दुनिया जो है, वकीलों का दुनिया है, सिपाहियों का दुनिया है, सैनिकों की दुनिया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। यहाँ जो आज का जो माहौल है दुनिया का ना, प्रत्येक कोई एक दूसरे का पैर खींचने में लगा हुआ है। अगर दूसरा कोई अपना तरक्की कर रहा है, दूसरा तरक्की कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को, यानी अलग व्यक्ति को रास नहीं आता है कि वह क्यों तरक्की कर रहा है। एक दूसरे के विरोध में खड़ा है कि नहीं, यह व्यक्ति सही नहीं, ये नहीं कि उसकी मदद करे उसकी सफलताओं। ऐसा नहीं हो रहा आज के जमाने में। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। आदमी संघर्ष किस लिए करता है? आदमी संघर्ष इसलिए करता है कि मैं सुरक्षित स्थान पर चला जाऊं, जहां पे कोई मुझे रोके टोके नहीं, प्रतिष्ठा सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान, इज्जत मिले, शक्ति मिले। आराम के लिए संघर्ष व्यक्ति करता है। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का अंत करे। शिक्षा का कार्य क्या है कि हमारा जो आंतरिक भय है, अंदर का जो भय है, उस भय को मिटाए, और बाहरी जो भय है उसको भी मिटाए। यह कार्य किसका है? शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का। तो ये समझ में आया? ये सारांश है आपका। आप इस स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए भाई, लाइक करते चलिए, लाइक तो बनता है। यहां देखिए, अब यहां पर आपका जो है सेशन, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और यह सेशन काफ़ी छोटा था, लेकिन इसी से आपका, और इस समरी को अच्छा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। यह जो गद्य खंड था, गद्य खंड का अंतिम चैप्टर था। गद्य खंड में कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर। तो आज गद्य खंड समाप्त हुआ। कल से हम लोग यानी अगले सेशन से काव्य खंड लेकर आएंगे। काव्य खंड बहुत ही थोड़ा, यानी क्या कहते हैं उसको, अटपटा ढंग का होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आप उसमें जुड़िएगा, समझिएगा, और एक एक काव्य खंड पढ़ाकर उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का सेशन लेके आएंगे। जब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।